एक ऐसा केस जो कि इंसानियत और मानवता पे सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा केस जो कि पूरे शहर को बदनाम कर चुका था। एक ऐसा केस जो कि देश, धर्म और समाज पर कलंक बन चुका था। और एक ऐसा केस जो कि 32 साल बाद भी चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल केस के बारे में। अभी हाल ही में एक खबर आती है कि पॉस्को कोर्ट ने 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिनको सजा सुनाई गई उनके नाम थे सुहेल गानी, सलीम चिश्ती, नाफिस चिश्ती, जमीर हुसैन, नासिम टार्जन और इकबाल अजमेरी। लेकिन ये लोग कौन थे और क्यों इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, आइए जानते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये केस मन को थोड़ा विचलित कर सकता है, तो अगर आप कमजोर दिल के हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। साल था 1989 और जगह थी अजमेर। हाँ, ये वही अजमेर है जिसे लोग अजमेर की दरगाह के नाम से जानते हैं, और पास ही में पुष्कर है जहाँ पे ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और इसी वजह से अजमेर शहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बड़ी तादाद में आते थे, क्योंकि वो दोनों के लिए एक धर्म स्थल था। साल 1989 में वहां पे एक लड़कों का ग्रुप बना और इन्हीं लड़कों के ग्रुप से ये स्कैंडल स्टार्ट हुआ। ये जो लड़कों का ग्रुप था ये काफी पावरफुल फैमिली से और एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और अजमेर के आउटसाइड एरिया में इनका एक फार्म हाउस भी था। एक दिन वो सारे लड़के मिलके उस फार्म हाउस पर एक दूसरे लड़के को बुलाते हैं और उसको सोडोमाइज करते हैं। जिसको सोडोमाइज का मतलब नहीं पता वो गूगल कर ले, और उसके फिर फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो कि 1980s के जमाने में कैमरा होना कोई आम बात नहीं थी, यानी कि वो सभी लोग पावरफुल तो थे लेकिन साथ ही साथ पैसे वाले भी थे। अब उन लड़कों के ग्रुप ने जो उस लड़के के फोटो खींचे थे बाद में उसका मजाक बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो हम आम लोगों तक सर्कुलेट ना करें तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे पास लेकर आओ, तभी जाके हम इस फोटो को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वो लड़का डर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इन लोगों के पास लेकर आता है, और बाद में ये सारे लड़के मिलके उसकी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं और उसकी भी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। और फिर बाद में वो सारे लड़के मिलके उसकी गर्लफ्रेंड को भी ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ये वाले फोटोज हम लोगों तक सर्कुलेट ना करें तो तुम भी अपनी किसी एक दोस्त को हमारे पास लेकर आओ। और फिर क्या था, वो लड़की भी डर जाती है और अपने सारे फोटोज डिलीट करवाने के लिए अपनी ही किसी एक फ्रेंड को उनके पास लेकर आती है, और बाद में वो सारे लोग मिलके उसकी फ्रेंड के साथ भी करते हैं और उसके भी फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, और उसे भी वो फोटो दिखा के ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि ये सारे फोटोज हम लोगों तक ना पहुंचाए तो तुम भी अपनी एक फ्रेंड को मेरे पास लेकर आओ। और यहाँ से ही ये चैन शुरू हो जाती है। और बस इसी तरह इन 3 सालों में अजमेर की कई सारी लड़कियों का रेप किया जाता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और ये सारी लड़कियां मात्र 10 साल से लेकर 20 साल की ही थी। और देखते ही देखते ये केस अजमेर का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल केस बन जाता है। और अगर हम ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो इन 3 सालों में 100 से भी ज्यादा लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया था। ये 100 लड़कियां तो वो लड़कियां थी जो कि ऑफिशियली आइडेंटिफाई की गई, नहीं तो ऐसी कई सारी लड़कियां थी जो कि अपने समाज और अपने परिवार के डर से छुप गई और बाहर कभी नहीं आई। और अगर हम बात करें दूसरे साइड की, तो ये जो फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करने वाले लोग थे ये टोटल 18 लोगों से भी ज्यादा थे, और ये सारे के सारे पावरफुल और पैसे वाले फैमिली से बिलोंग करते थे। अब वो जो लड़कियों के फोटोज थे वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में इंटरनली सर्कुलेट किए जा रहे थे, क्योंकि उस जमाने के जो कैमरा हुआ करते थे वो मेमोरी कार्ड या SD कार्ड में स्टोर नहीं होता था, उसके प्रॉपर एक रील बनती थी और उसे फोटो स्टूडियो में जाके प्रिपेयर करना पड़ता था। और बाद में जब वो सारे फोटोज फोटो स्टूडियो में प्रिपेयर हो जाते थे तब वो लोग उन फोटोज को बाकी लड़कों को सप्लाई करते थे, और वो बाकी लड़के उन फोटोज का फायदा उठाकर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो एक फोटो एक के बाद एक बाकी लड़कों के पास भी जाता था, और वो लोग भी उस फोटो का फायदा उठा के लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। और अब ये जो पूरा नेटवर्क बन चुका था, ये पूरा नेटवर्क 18 लोगों से ही बना था, और 18 लोगों ने अजमेर शहर की सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल किया था और उनके साथ गलत काम कर चुके थे। और जब 3 साल तक अंदर ही अंदर इतना बड़ा कांड हो रहा था, तब अजमेर के जो सिटीजन्स थे, जो वहाँ के सिविलियंस थे, उन लोगों को एक भनक तो लग चुकी थी कि हमारी बेटियों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता था
था कि हो क्या रहा है। और जिन लड़कियों के साथ ये कांड हो रहा था वो लड़कियां भी कहीं ना कहीं घबरा रही थी कि अगर ये बात समाज में बाहर आती है तो हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारा समाज कहीं हमें बेदखल ना कर दे, हमारा परिवार कहीं हमें घर से बाहर ना निकाल दे। अब देखो ये केस इतना फैल चुका था, ये केस इतना बड़ा हो चुका था कि अजमेर के आसपास के जो सिटीज वाले थे वो लोग भी ये कहते थे कि अगर शादी करनी है तो अजमेर की लड़कियों से मत करना, उनका चरित्र बहुत गंदा है। ये वहां का स्टेटमेंट हुआ करता था। अब चलो ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इतना बड़ा स्कैंडल बाहर कैसे आया और इसके बारे में गवर्नमेंट को कब पता चला। जिस फोटो स्टूडियो में वो सारे फोटोज डेवलप होने के लिए जाते थे उसी फोटो स्टूडियो से एक दिन कुछ फोटोज लीक हो जाती है और वो फोटोज बड़े एक्सक्लूसिव थी और वो जो फोटोज लीक हुए थे वो अजमेर की आम जनता तक पहुंच जाते हैं। और इन कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज लीक होने के बाद वहाँ पे एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दैनिक ज्योति, उसमें एक आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल का जो हेडलाइन होती है वो ये होती है कि बड़े लोगों की पुत्रियां हुई ब्लैकमेल का शिकार। और इसके बाद मई 1992 में इस केस की पहली एफआईआर होती है और सितंबर में इस केस का पहला चार्जशीट फाइल होता है। पूरे 3 साल तक अजमेर की गलियों में ये पूरा घिनौना काम होता रहा। वहाँ की लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया गया, ब्लैकमेल किया गया, वहाँ की लड़कियों ने सुसाइड तक कर लिया, लेकिन कोई सामने तक नहीं आया क्योंकि इस केस में जो था वो एक बड़ा चेहरा था। ये जो पूरे केस का मास्टरमाइंड था उसका नाम था फारूक और नफीस चिश्ती। ये अजमेर की खादिर फैमिली से बिलोंग करते थे और ये वही लोग थे जो अजमेर की दरगाह चलाते थे। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लड़कियां सामने नहीं आ रही थी और इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही थी, क्योंकि ये फैमिली इतनी पावरफुल थी, इतने पैसे वाले थे कि इनके पास पुलिस से लेके लॉयर तक और पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। अब देखो लड़कियों के सामने ना आने की एक और वजह थी और वो थी विक्टिम शेमिंग। अगर लड़की सामने आके बोल दे कि मेरे साथ ये चीज हुई है तो उल्टा उसे ब्लेम किया जाता था कि तू ही गई होगी फार्म हाउस, तेरी वजह से ही ये सब हुआ होगा, तूने ही लड़कों को लाइन दी होगी। और इसी वजह से लड़कियां चुप रहती थी और अपना दर्द खुद झेलती थी। और जिन लड़कियों ने सामने आके हिम्मत दिखाई उन लोगों को ब्लैकमेल किया गया कि अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी बोला या हमारी कंप्लेन करी तो हम तुम्हारे भाई का गला काट देंगे। मुझे डराया, धमकाया और कहा कि तुम ये बात किसी को बताओगी तो कटार से तुम्हारे भाइयों को खत्म कर देंगे। और पता है सबसे बड़ी शर्मजनक बात ये किसके लिए थी? सरकार के लिए, कानून के लिए, कि उनके अंडर में 3 साल तक इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल अजमेर में होता रहा। सब कुछ सामने होने के बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई और जब ये सारी चीज़ें रिपोर्ट फाइल हुई तब उनके ही सामने विक्टिम को ब्लैकमेल किया जाने लगा कि अगर तुम हमारे खिलाफ आके कोर्ट में गवाही दोगी तो तुम्हारे परिवार को हम खत्म कर देंगे। और इसी डर की वजह से 100 में से सिर्फ 3, सही सुना आपने, 100 में से सिर्फ 3 विक्टिम ही थी जो कि एंड तक बची थी। इस केस की सबसे बड़ी शर्मजनक बात यह है कि इस केस के जो क्रिमिनल थे उनको सजा सुनाने में कानून को, सरकार को 32 साल का समय लग गया और अभी जाके सरकार ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। उन 100 लड़कियों में से सिर्फ 3 लड़कियां ही बची जो कि गवाही देने के लिए तैयार थी। तो आप सोचिए कि बाकी लड़कियों को किस तरीके से डराया धमकाया गया होगा, किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया होगा कि वो सभी हॉस्टाइल हो गई। और केस के एंड तक आते आते उन 3 लड़कियों में से भी 2 लड़की कोर्ट आना बंद कर दिया, हॉस्टाइल हो गई और सिर्फ एक ही लड़की बची थी। आज चाहे अजमेर के केस को 32 साल क्यों नहीं हो गए, लेकिन आज भी हमारे बीच अजमेर का मिनी वर्जन चल रहा है। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी ऐसे केसेस भारत में होते हैं, फिर चाहे वो कोलकाता वाला केस हो गया या प्रज्वल रवन्ना वाला केस हो गया या निर्भया वाला केस हो गया, ऐसे केसेस होने के बाद एडल्ट साइट पे विक्टिम के नाम के सर्चेस बढ़ जाता है। और आज के इंटरनेट के ज़माने में ऐसी अश्लील और ऐसी वाहियात वीडियो देखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे किसी भी ऐरे गहरे अकाउंट पे जाना, वहाँ के बायो में या वहाँ के स्टोरी में आपको कोई एक लिंक मिल जाएगी। वो लिंक आपको कोई एक साइट पे छोड़ देगी जहाँ पे ऐसी वीडियो का भरमार है। ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट और ऐसी एब्यूसिंग वीडियो का मार्केट पूरे इंटरनेट पे चल रहा है और लोग इसे देखते भी है। और एक न्यूज़ में तो आया था कि एक इंसान ने 500 रुपए देके 9000 से भी ज्यादा ऐसी वीडियो को देखा था। तो जरा आप सोचिए कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है। यहाँ पे एक केस होता है और उस केस के विक्टिम का नाम हमें एडल्ट साइट पे, पॉर्न साइट में देखने को मिलता है। तो लोगों की बुद्धि, लोगों की मति मर चुकी है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट का पूरा मार्केट है। और एक उसका एग्जांपल है टेलीग्राम, जिसके ओनर को अभी इसी वजह से अरेस्ट भी किया गया। अब देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट को शेयर करना, ये MMS बना के उसको लीक करना, ये तो इनलीगल है, तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती।
डिमांड एंड सप्लाई का नाम सुना है? आज भारत में डिमांड है, आज यूथ में इसकी डिमांड है, आज लोग इसको देखते हैं, इसलिए ऐसा कंटेंट सप्लाई होता है, ऐसा कंटेंट वायरल होता है। और अगर आप अभी उन्हीं लोगों में से आते हो जो ऐसे कंटेंट देखते हो या ऐसी चीज़ें सर्च करते हो, तो भाई एक चीज़ मान के चलो, ऐसे घिनौने अपराध में, ऐसे घिनौने काम में आप भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हो। और दोस्तों, आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्या किया जाए आपके हिसाब से जिससे भारत में क्राइम रेट कम हो जाए और लोगों की मानसिकता बदले, लोगों की सोच बदले। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।